साधना प्लस आपके साथ मैं अंजलि झा आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरें राजस्थान में, खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म के साथ बर्बरता, पीड़िता के घर पहुंचे राजनेता, पुलिस हर पहलू की कर रही जांच। भरतपुर में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने की बैठक, चिकित्सा अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। आज जल्द से हो 65% पूरा वैक्सीनेशन। भरतपुर में मिले 365 कोरोना मरीज, जिला प्रशासन पूरी तरह से दिखा सख्त, पुलिस प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। रैन बसेरे की नगर पालिका की कायाकल्प, वहीं रैन बसेरे की गई तमाम व्यवस्थाएं बेसहारा लोगों को अब नहीं होगी कोई परेशानी। रामगढ़ पचवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपहरण और दुष्कर्म के आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। राजस्थान में एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की तरह ही एक 15 साल की मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ दुष्कर्म और दरिंदगी हुई है। अज्ञात बदमाशों ने पीड़िता के साथ हैवानियत के बाद उसे अलवर शहर के तिजारा पुलिया पर पटक दिया। वहां पर बेहोशी की हालत में मिली लड़की की सूचना स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को दी, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि करीब 8 बजे पुलिस को शिवाजी पार्क थाना पुलिस को सूचना मिली। तिजारा पुलिया के पास ही तिजारा पुलिया के ऊपर एक लावारिश हालत में बच्ची पड़ी हुई है। वहीं गाड़ी में कितने लोग थे यह जानकारी इसकी नहीं मिली है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पता चला है कि बच्ची जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बोल नहीं पा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस अधीक्षक ने एफएसएल टीम और साथ ही डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया है और जानकारी में जुट गई है। उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर है। पुलिस अधीक्षक ने कई टीमें भी गठित की है जो कि आसपास में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम करेगी। इसके अलावा ही पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। सुबह से ही अधिकारी और राजनेताओं का आना जाना उसके घर पे लगा हुआ है। अस्पताल में सभी लोग मौजूद हैं। लड़की के माता पिता भी पहुंचे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि आखिर कब राजस्थान में इस तरह की वारदातें होती रहेंगी, कब ये जाके इन वारदातों पर लगाम लगेगी। प्रदेश में अलवर जिला दुष्कर्म के मामले में टॉप पर है, जबकि वहां की एसपी भी महिला है। ऐसे में वहां अपराध का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं साथ ही साथ महिलाओं की हितैषी सरकार जो है वो महिला सुरक्षा के जो मामले में विफल होती हुई नजर आ रही है। वैसे भी देखा जाए तो प्रदेश में जो आपराधिक ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से अलवर की एक नाबालिग बच्ची का मामला हमारे सामने आया जो कि बहुत गंभीर है और इसको अभी हम भूल नहीं सकते कि बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है उसको किसी लोहे की रोड की वजह से किसी ने मारपीट कर दी हो या बच्ची कहीं फिसल गई है या दुष्कर्म की घटना है, ये अभी थोड़ा संदिग्ध है। और पूरे मामले का बच्ची का इलाज चल रहा है और पूरा मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट जब पुलिस के द्वारा हमें दी जाएगी उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। बच्ची किस हिसाब से घर से बाहर गई थी, क्या मामला था, या उसको कोई लेके गया महिला को? देखिए, इसी सब चीज की जांच चल रही है और बहुत ही जल्द पूरे मामले की जब तथ्यात्मक रिपोर्ट और जांच होकर हमारे सामने आएगी तभी हम कुछ कह पाएंगे। करीबन 1:30-2 बजे एडमिट हुई थी, तभी शॉक में थी, ब्लीडिंग हो रही थी, उसको पैक किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। उसके बाद बच्ची अभी स्टेबल है। अभी उसको सर्जरी के लिए लिया है, हमने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया है, तो अभी उसकी सर्जरी की जा रही है। बच्ची अभी स्टेबल है, बाकी ऑपरेशन के बाद फिर आपको बताएंगे क्या करेंगे। सर, आपने बताया था कि पल्स रेट जो है वो बच्ची की स्थिर नहीं थी, फिर पहले आपने पल्स रेट ठीक। हाँ, उसके बाद उसका शॉक में आया था बच्चा और ब्लीडिंग अभी भी हो रही थी, तो उसको पैक कर दिया गया था और अब स्टेबल है। उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया है और सर्जरी को अंजाम दिया जा रहा है। प्लास्टिक सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट अभी उसको देख रहे हैं। सर, आपके पास जब बच्ची यहाँ पर पहुंची तो उस वक्त किस प्रकार की कंडीशन क्या थी? उस वक्त किस प्रकार की चोटें लगी? उस वक्त कंडीशन शॉक में थी। नीचे उसके ग्लूटियल रीजन में काफी बड़ा वुंड है, काफी बहुत ज्यादा बड़ा है और वहां से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। उसको आते ही पैक किया गया और अभी उसके बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया, आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगाए गए, तो उसके बाद बच्ची स्टेबल हो गई है और ऑपरेशन के लायक हो गई है। सर, अभी कितने डॉक्टर लगे हुए हैं अंदर टीम में, कितने लोग हैं? अभी करीब 7-8 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं
और कर रहे हैं सर्जरी, जिसमें मेनली प्लास्टिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे पीडियाट्रिक सर्जरी के लोग वो सारे के सारे उसमें लगे हुए हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैक्सिमम शुरुआती दौर पर ही जांच और गहन जांच और पड़ताल करके और जल्दी से जल्दी हम दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों तक पहुंच सकें, और इसके लिए हम सभी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। टीमें हमारी लगी हुई हैं। क्या सूचना मिली, कुछ कितने लोग इसमें पूरे शामिल थे? क्या दुष्कर्म ही था या फिर और कोई घटना इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही है? अभी बहुत ही प्रारंभिक स्थिति है कुछ भी कहने के लिए, और इसके लिए जो भी कॉम्प्रिहेंसिव आपको इन्फॉर्मेशन है वो बाद में दे दी जाएगी। अभी तो हम सिर्फ कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी पूरा प्रयास है कि हम अपने समस्त संसाधन लगा करके और पूरी कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी क्रिमिनल। परिजनों से आपने बातचीत की है, परिजन क्या कुछ आप लोगों को जानकारी दी है? अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी मैं कुछ बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर। डॉक्टर, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता भी है कि बच्ची का उपचार अच्छी तरह से हो और बच्ची स्वस्थ हो जाए, उनका जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो सफल हो जाए और बच्ची एक बार वापस अपने घर चली जाए हिम्मत और हौसले के साथ। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया और मैं यहाँ पर आई हूँ, परिजनों से मिली हूँ और पूरा मेडिकल की जो व्यवस्था चल रही है उसको जायजा लिया है। हमारा प्रयास है कि हम बच्ची के साथ में ढंग से मेडिकल उपचार उनका करा सके। पुलिस उसी समय से अलवर पुलिस लग गई। आईजी साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे जयपुर रेंज के आईजी और अलवर पुलिस भी, अलवर प्रशासन भी, और मैं समझती हूँ पूरी राजस्थान की जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रशासन पूरी तरह से रातों रात लगा हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको कठोर सजा दे पाए। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड प्रवीण भार्गव जुड़े हुए। जी प्रवीण जी, पहले तो ये बताइए इस खबर में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो फिलहाल लड़की की जो स्थिति है सामान्य बनी हुई है और डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है। और इसके बाद जो भी पूरा मामला है, इस पूरे मामले में सुबह से जो बातें चल रही हैं कि बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो अभी मामला जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन कुल मिला के ये कह दें कि एक के बाद एक अलवर में जो वारदातें हो रही है वो कहीं न कहीं शासन प्रशासन पर एक सवालिया निशान पैदा कर रही है। बिल्कुल प्रवीण जी, जैसा कि आपने कहा कि अलवर में जो तमाम तरह के लगातार एक के बाद ऐसी वारदातें हो रही जो कि शासन प्रशासन पर सवाल खड़ा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जहां की जो महिला पुलिस अधीक्षक है वह खुद एक महिला है और उस जगह पे ऐसी वारदातें हो रही, सोचिए जरा, तो फिर बाकी लोग कैसे वहां पे सुरक्षित रहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जिस प्रकार से वहां एक एसपी खुद पुलिस महिला है और इस प्रकार के वहां पर वारदातें एक के बाद होने जा रही हैं, तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, मुस्तैदी लगी हुई है। अगर इसके बाद बच्चों के साथ में कोई कृत्य हो जाता है तो इसमें पुलिस क्या करेगी? हमारी गश्त लगी हुई है, बीट पर हमारे सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई कृत्य हो जाता है तो उसमें पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है? वो सीधे सीधे कुल मिला के ये है कि अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बात की होगी पुलिस अधीक्षक से, उनकी जांच कहां तक पहुंची? अभी तक जो जांच है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? देखिए, उनकी जांच में अब तक तो ये है कि एफएसएल की टीम लगी हुई है, जांच कर रही है। और इसके बाद जो जांच हो रही है उस जांच में ये है कि आरोपियों के नाम तो अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन सीसीटीवी जो फुटेज है उसमें खंगाले जा रहे हैं। अब सुबह तक की अगर हम बात करें तो सुबह तक ये बात चल रही थी कि कार से उस लड़की को फेंका गया है, लेकिन अब एक नई बात सामने आई है कि उस बच्ची को किसी मिनी बस से नीचे फेंका है। और जब सीसीटीवी फुटेज जब सामने आए थे तो उसमें यही बताया जा रहा था, एसपी का भी और आईजी का यही बयान है कि कोई मिनी बस है जो सीसीटीवी में दिख रही है उस दरमियान, जिसमें वो मिनी बस से उस बच्ची को फेंका गया होगा। जी प्रवीण जी, जैसा आपने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बताया जा रहा है कि मिनी बस से बच्ची को फेंका गया। ऐसे में ज्ञान रेप की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सुनने में यह भी आया कि हॉस्पिटल में सुबह से ही लगातार जो नेता राजनेता वो सब के सब पहुंचते हुए, ऐसे में क्या किसी नेता और कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, बड़े नेताओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले महिला एवं बाल विकास की जो मंत्री है ममता भूपेश भी आई हैं और उन्होंने भी मौका मुआयना किया है और बच्चे के हालचाल जानने की कोशिश की है और अस्पताल में काफी देर तक उन्होंने अपना समय बिताया। और चूंकि नेता है तो आते ही अपने बयान तो देंगी ही देंगी, साथ साथ में उन्होंने यह भी घोषणा की है कि मैं 5 लाख रुपए बच्ची को जो है वो राशि दान देती हूँ, जिसमें वो बताया है कि उसके इलाज में जो भी खर्च होगा या उसके साथ जो भी इंजरीज हुई हैं उसमें उसको आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा जो
जिले के कलेक्टर है उन्होंने भी 3.5 लाख रुपए दिए हैं। इसके बाद जो बाल विकास की जो अध्यक्ष हैं संगीता बेनीवाल वो भी आई थी और उन्होंने भी इस कृत्य को बहुत निंदनीय बोला है कि हम इस पर उच्च स्तर पर जांच करेंगे और SIT का गठन करवाकर इसकी जांच करवाई जाएगी। जी प्रवीण जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी जैसे कि बताया है कि प्रसादी लाल मीणा जो कि राज्य के चिकित्सा मंत्री हैं वो भी यहाँ पर गए हैं और प्रॉपर में जो CM मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी इस घटना के बाद से इस पूरी घटना पर मॉनिटरिंग किए हुए हैं। जी प्रवीण जी, जैसा आपने बताया जो नेता राजनेता सभी के सभी इस बात पर लगातार अब क्योंकि कांड हो चुका है तो ऐसे में इसको छुपाने के लिए तरह तरह की बातें की जाएंगी और नेता भी अपने बयान से पीछे थोड़ा ना हटेंगे। लेकिन क्या आपने जो पीड़िता है उसके परिवार वालों से बात करने की कोशिश की है? क्या पीड़िता के परिवार वाले कुछ बोलने को राजी हैं इस मामले में? क्या उनकी कुछ मांगे हैं इसको लेकर के? देखिए मैं बता दूं कि जी ये जो मामला पूरा है ये क्रूरता की साधे हदें हैं जो वो सारी पार कर चुका है। ऐसा जो केस है जो समाज में कहीं ना कहीं एक झकझोर देने वाला केस है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को एक संदेश देना चाहिए कि जब इस प्रकार का कोई कृत्य हो रहा है तो वहां पर वीडियो बनाने की बजाय उसकी सहायता करनी चाहिए थी। तो उस बच्ची को उसी हालत में पड़े रहने दिया वहां पर और लोग वीडियो बनाते रहे। वो तो अनायास ही किसी ने इस वीडियो बनाते हुए उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया और इस बच्ची की सहायता की। लेकिन इस प्रकार के जो केस होते जा रहे हैं, अभी 2 दिन पहले की मैं बात करूं तो भरतपुर जिले में भी एक ऐसी घटना हुई थी जहां पर पीड़िता के साथ इस प्रकार का दुष्कृत्य होता है और फिर उसको ब्लैकमेल करने की बात कही जाती है तो वो ब्लैकमेलिंग के डर से अपने आप को आत्मदाह कर देती है और अभी 2 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सरकार का कहीं ना कहीं ऐसा एक मामला जो है महिलाओं के प्रति बड़ा संवेदनशील जो रवैया है वो नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई हैं जिसमें सखी है, 1 स्टॉप सेंटर है, महिला डेस्क है, गरिमा हेल्पलाइन है, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र है जिसमें शिकायतों की निगरानी और मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक कागजों पर ही सिमटी रह गई है ऐसा लगता है कुल मिलाकर तो। जी प्रवीण जी, जैसा कि आपने कहा कि जो सारी योजनाएं हैं वो केवल कागजों तक ही सिमटी हैं। जब योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो उन योजनाओं को क्या लाभ? हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस जो है वो लगातार महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के दावे करती है। ऐसे में जो ये मामले सामने आते रहते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी एक सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या फिर कांग्रेस के किसी इंसान का इस पर कोई बयान सामने आया है? देखिए कांग्रेस का तो अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ ये लोग तो सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं सारे नेता। लेकिन मैं बता दूं कि जब से कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ है राजस्थान में, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तो यहाँ पर त्रिस्तरीय महिलाओं की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय समिति का गठन भी किया था मुख्यमंत्री ने कि महिलाओं के साथ उनकी जो सशक्तिकरण की जो बातें हैं और जो बाकी की सब योजनाएं हैं जो महिलाओं को लेकर की जानी है तो वो जो है वो अब तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। और पिछले जब से सरकार बनी है उसके बाद से प्रदेश में जो अलवर जिला जो है वो टॉप पर गिना जा रहा है। अब तक की अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो अब तक यहाँ पर 749 ऐसे मामले हैं जो बलात्कार को लेकर या ऐसे दुर्व्यवहार को लेकर किए गए। इसके अलावा भिवाड़ी एक ऐसा जगह है जहां पर 425 केस हैं। तो कुल मिला के प्रदेश में जो है वो अलवर एक ऐसा जिला है जो अब तक टॉप पर चल रहा है अपराधों के मामले में। जी, जैसा आपने कहा कि 749 ऐसे मामले हैं अलवर जिले के जो लगातार ऐसे अपराध होते रहते हैं। लगातार जो रेप की केसेस है वो 749 दर्ज की। ऐसे में कितने मामलों में जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिला है? कितने मामलों में सुनवाई हुई है? देखिए कुल मिला के सुनवाई की अगर बात करें तो जैसे 749 केस के बाद से भी इन केसों को सिर्फ अभी तक फाइलों में ही रखा गया है। अगर केस की अगर सुनवाई की बात करें तो सरकार ने कई केसों में कुछ केस ऐसे होंगे जिनमें बलात्कार के मामलों में पॉस्को एक्ट लगाकर तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सजा जरूर दे दी होगी और वाहवाही भी बटोरी होगी। लेकिन सिर्फ अपराधियों को सजा दे देने के बाद या वाहवाही लूटने के बाद अंकुश नहीं लग पाया है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी नजर आती है इसमें मुझे। जी बिल्कुल प्रवीण जी, जैसा कि आपने कहा कि सरकार की नाकामी इस पर साफ तौर पर नजर आ रही है कि सिर्फ वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस तरह के कृत्यों को बढ़ावा देते हैं। जो अपराधी है उन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या वहां की जो अलवर जिले के लगातार जो बढ़ते हुए ग्राफ है उसको रोकने के लिए ना तो प्रशासन सख्त है और इसी को लेकर के जो अपराधी है उनके भी दिन प्रतिदिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जो कड़ी कार्रवाई, कोई ना कोई कड़े ऐसे प्रतिबंध किए जाए जिसकी वजह से अपराधी जो है उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो अपराध है उस पर लगाम लग सके।
कड़ी कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई होती है, और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो अलवर जिले में महिलाओं को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद है, सभी जगह पर व्यवस्थाएं बना रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मॉनिटरिंग की अगर बात करें, एक मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। सिर्फ प्रशासन सिर्फ अपना काम करके एक लिपापोती करता नजर आता है कि बस हमने यहाँ पर जाब्ता लगा दिया है, यहाँ पर पुलिस अपना काम कर रही है और दिखावे के लिए खड़े हो जाते हैं कहीं पर, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जानी चाहिए, वहां सुरक्षा की बात नहीं की जा रही है। जिस प्रकार से देखा जाए तो आज अलवर जिला टॉप पर पहुंच गया है अपराधों के मामले में, तो यहां से तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में हालात किस प्रकार के होंगे जब एक छोटे से जिले में इस प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो जी प्रवीण जी, जैसा कि आपने कहा कि लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो जो सुरक्षा व्यवस्था है भले ही चाक चौबंद कहने को है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई जो है वो करने की जरूरत है वहां पर, क्योंकि जब तक जो कानून है वो सख्त नहीं होगा अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जाएंगे। अगर इस मामले की बात करें तो पुलिस अधीक्षक की तरफ से इस मामले पर कब तक कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है कि कब तक ये छानबीन पूरी करके अपराधियों को पकड़ा जाएगा? पुलिस अधीक्षक की तरफ से कब तक एक जो टाइम की लिमिट होती है वो कब तक की दी गई? क्योंकि उन्होंने तो प्राथमिकता पर पीड़िता का स्वास्थ्य बताया, पीड़िता के स्वास्थ्य प्राथमिकता पर है, हालांकि जो जांच है उसकी जो रफ्तार है वो कैसी नजर आ रही है आपको? देखिए, जांच की अगर बात की जाए तो आज जयपुर के आईजी जो है वो भी मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। एसपी के साथ उन्होंने वहां पर मौका मुआयना भी किया है और जांच के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी बिठाई है उन्होंने। और जिस तरह से बात की जाए तो जल्दी ही जल्दी इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इन सब मामलों से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद वो जानते हैं कि कोई अपराधी ऐसा है या उनके हाथ में कुछ ऐसा सबूत जरूर लग गया, लेकिन अभी तक इस बात को खुलासा नहीं किया है उन्होंने कि पूरा मामला क्या है। इस बारे में हमने बात करने की कोशिश भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम वक्त आने पर सारा जो भी होगा वो सामने लाएंगे और जल्दी इस मामले को खुलासा करके दिखाएंगे हम। जी प्रवीण जी, जैसा कि आपने कहा कि लगातार इस पर जांच की बातें हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक जांच चलते रहेंगी, कब तक ऐसे वारदातें? बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इस खबर के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर भरतपुर जिले में कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना को लेकर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष चौधरी ने जिला के चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएचएमओ ने बताया है कि बैठक में सभी बीसीएमओ को कोविड वैक्सीनेशन 100% कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में पहली और दूसरी डोज से वंचित 18 साल के जो ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन 100% जल्द पूरा हो, और साथ ही उन्होंने कहा जो 15 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन की पहली डोज के अभियान के रूप में ही तय समय में पूरा करें। बैठक में कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर के उन्होंने ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर साथ ही साथ उसके सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन के जो किट के सैंपल्स हैं उनके लक्ष्यों को भी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ही उन्होंने ब्लॉक अनुसार में दिए गए सैंपल के आंकड़ों का भी रिव्यू लिया है, जिसमें सैंपल में पिछड़ रहे ब्लॉक को सैंपल बढ़ाने के लिए निर्देशित दिए गए हैं। और साथ ही साथ बैठक में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह और साथ ही उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी समेत तमाम लोग भी इस बैठक में मौजूद रहे। ब्लॉक लेवल के ब्लॉक सीएमएचओज, सीएस इंचार्ज, बीपीएम और बीएनओ जो पूरी कोरोना कंट्रोल की वैक्सीनेशन को और रिपोर्टिंग का काम देखते हैं ब्लॉक लेवल पर, उन सबको यहाँ बुलाया था। क्योंकि स्टेट लेवल पर हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी खराब थी और खराब होने का कारण वैक्सीनेशन जो हो रहा है सेकंड डोज का वो हमारा 65% है और वैक्सीनेशन सेकंड डोज में हम पूरे राजस्थान में सबसे नीचे थे, जो हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। उसको देखते हुए कल सेक्रेटरी साहब की जो वीसी थी उसमें हमें निर्देश दिए गए थे कि इनको हर हाल तो पूरा करावें। उसके तहत सारी ब्लॉक सीएमएचओज और पूरी टीम को हमने बुला कर सख्त हिदायत दी और 5 दिन का समय दिया। 5 दिन के अंदर पूरा बैकलॉग पूरा कर लें और अपना टारगेट अचीव करने का प्रयास करें। रणनीति बताई इनको किस रणनीति तहत करना है और हम निश्चित रूप से उन्होंने सबने आश्वासन दिया है कि हम 5 दिन के अंदर अपना बैकलॉग पूरा कर लेंगे और वैक्सीनेशन में हम बहुत अच्छे निकल जाएंगे। साथ ही सैंपलिंग को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। सैंपलिंग हमारी अभी कम हो रही थी, 1500 से 2000 के बीच में हो रही थी, जिसको बढ़ाकर हमें 3000 पर डे सैंपलिंग का निर्देश दिया है ताकि जो केस पॉजिटिव निकल रहे हैं उनकी पॉजिटिविटी रेट को कम किया जा सके।
भरतपुर जिले में 365 कोरोना के मरीज मिलने से आमजन को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है, जहां पर आज पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा साथ ही साथ भरतपुर में जागरूकता अभियान चलाया गया है। जागरूकता अभियान के तहत ही बिना मास्क लगाए हुए लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया है और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस वालों ने बिना मास्क वाले लोगों को मास्क लगाने के लिए समझाइश भी दी है और मास्क लगाने की हिदायत दी है। साथ ही जरूरत पड़ने पर चालानी कार्रवाई करने की भी बात कही है। इसके साथ ही साथ सड़क यातायात का उल्लंघन करने पर बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन चालकों से भी जुर्माना वसूला गया है। ये मास्क लगाने का अभियान चल रहा है जिससे कि ये कोरोना से बचाव हो सके। मास्क बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोरोना जो है मास्क से ही अपना इसका बचाव हो सकता है। दूसरी बात हेलमेट वालों को भी कर रहे हैं, भाई हेलमेट लगाओ जिससे जिंदगी सुरक्षित रहे। सबको समझाइश की जा रही है और चालान भी किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास में अभी क्या जागरूकता कम आ रही है। पहले लॉकडाउन में तो पूरा किया था इन लोगों ने, लेकिन अब ये पालना नहीं की जा रही, जिसको हम पालना करवाने के लिए ये खड़े हुए हैं, इनका चालान भी कर रहे हैं और समझाइश भी की जा रही है। जयपुर के वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित श्याम धानी इंडस्ट्रियल द्वारा श्याम चिकन टिक्का मसाला नाम के प्रोडक्ट बनाने का मामला सामने आया है, जहां पर इस कंपनी द्वारा हिंदुत्व की भावनाओं को आहत करने के लिए काम किया गया है, जिसका देश भर में विरोध किया जा रहा है। जिसके चलते ही आज विप्र सेना युवा मोर्चा द्वारा ही जयपुर जिला अध्यक्ष अंशुल शर्मा, विद्याधर नगर विधानसभा अध्यक्ष अजीत जोशी समेत सैकड़ों विप्र सैनिकों द्वारा इंडस्ट्री पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया है और साथ ही साथ प्रोडक्ट को तुरंत मार्केट से हटवाने की हिदायत दी गई है, जिस पर फैक्ट्री मालिक द्वारा माफी मांगी गई और बताया गया कि उक्त प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और साथ ही फैक्ट्री मालिक ने इस पर माफी भी मांगी है। दौसा जिला चिकित्सालय में कूल्हे के जोड़ का सफल प्रत्यारोपण किया गया है, जहां पर महिला काफी दिनों से इस बीमारी से परेशान थी। जानकारी के अनुसार चांदा की ढाणी निवासी एक गरीब महिला कई सालों से बीमारी से परेशान थी। उसके बाद महिला दौसा जिला चिकित्सालय में पहुंची और फिर पीएमओ डॉक्टर शिवराम मीणा से को दिखाया उसने। उसके बाद फिर गंभीर हालत में होने के कारण डॉक्टर शिवराम मीणा के नेतृत्व में हड्डी और जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष मीणा, डॉक्टर अशोक मीणा ने ऑपरेशन कर जोड़ प्रत्यारोपण किया है। पेशेंट को प्रेमदेव नाम की पेशेंट जी, जो 3 साल से परेशान थी, हड्डी में काफी परेशानी थी उनको, तो हमारे ऑर्थोपेडिक टीम के नेतृत्व में डॉक्टर संतोष मीणा और डॉक्टर अशोक मीणा के नेतृत्व में उसका सफल ऑपरेशन किया गया है। अब ठीक है, अब ठीक है। आज उसका ड्रेन भी निकाल रहे हैं और पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। जो लेफ्ट ज्वाइंट था वो पूर्णतः खराब था, तो ये पहले जयपुर दिखा के आई थी। इनके पति को एक्सपायर हुए वर्षों हो गए। इनके आर्थिक स्थिति पूर्णतः खराब है, तो इनके पास पैसे थे नहीं, तो मैंने चिरंजीवी योजना के तहत इनका हिप रिप्लेसमेंट किया है। अब कैसी है महिला? कुछ क्या? महिला पूर्णतः स्वस्थ है और इनका जो दूसरे कुल्ले का जोड़ है राइट साइड का, वो भी खराब है। उसको हम नेक्स्ट मंथ प्लान करेंगे। 3 साल चल रही, तीसरे साल चल रही भाई साहब। अच्छा, क्या परेशानी थी? नस खतरी थी मेरी पैरन की, ड्रैगन में से। फिर अब बैठे गंजाम से तो अब डॉक्टर ने कर दिया ऑपरेशन? हाँ, एक पैर का तो कर दिया, अभी तो एक गोदन का बॉडी दोनों की खतरी से मेरी नस। तो आप पहले कितने सालों से परेशान थे? 3 सालों की, तीसरी जारी थे। चौमू थानाधिकारी हेमराज को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर NH 52 राधा स्वामी बाग पर 2 दिन पहले ही लूट हुई बुलेरो को बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान ही कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। वह इस पूरी कार्रवाई में थाने की स्पेशल टीम का विशेष सहयोग भी रहा है।
रामगढ़ थाना पुलिस और साइबर सेल जिला दौसा में बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं थाना प्रभारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक दौसा अनिल कुमार बेनीवाल ने साइबर सेल को निर्देशित किया था, जिस पर एक टीम गठित की गई थी। थाना प्रभारी के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की गई है। वहीं लगातार रामगढ़ का मामला था, जहां पर साइबर सेल ने कोई बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर ये जो आरोपी है वो लगातार नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपों में इसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से जो थाना प्रभारी है सुभाष चंद्र शर्मा ने इस पर कार्रवाई की है। शर्मा जी ने कार्रवाई करके पुलिस अधीक्षक दौसा अनिल कुमार को इस बारे में निर्देशित किया था, जिसके बाद फिर इसको पकड़ने के लिए एक टीम को गठित की गई थी और इस टीम ने इसको पकड़ लिया है। वही आरोपी को पकड़ करके इसे जेल भेजा गया और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खबरें राजस्थान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस।